जहां तक कदीम शहर कनूज का ताल्लुक है तो इसे हिंदुओं के अवतार राजा रामचंद की हुकूमत के बाद कनूजी नाम के एक राजा ने आबाद किया था। इसी के नाम पे इसका नाम कनूज पड़ गया था। ताहम ये भी कहा जाता है कि ये शहर बहुत ही कदीम शहर है। एक राजा ने इसे आबाद किया, उसके ज़माने से पहले उसकी आबादी यहाँ मौजूद थी। ये अक्सर व बेशतर उजड़ता और आबाद होता रहा। ये शहर इस वक्त दरियाए गंगा से 2 कोस के फासले पर था, लेकिन बरसात के मौसम में गंगा में सैलाब आया करता था तो गंगा का पानी कनूज तक पहुंच जाया करता था। राजा कनूजी के बाद कहते हैं कि इस शहर पर उसका बेटा राजा कीद हुक्मरान बना। इसी राजा कीद के दौरे हुकूमत में सिकंदर आजम हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि इस शहर की हिफाजत के लिए इसके अतराफ में 5 मजबूत और मुस्तहकम किले थे जिनके खंडर अब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन जब सुल्तान महमूद गजनवी इस शहर पर हमलावर हुआ तो उसने इसके इर्द गिर्द 7 किलों को फतह किया था। इस किले से मुताल्लिक हिंदू मत के मजहबी लोगों का यह भी ख्याल था कि कनूज शहर का कोई गैर हिंदू फातेह नहीं हो सकता, लेकिन सबसे पहले सुल्तान महमूद गजनवी ने उनके इस किले पर ज़रब लगाई और उसने कनूज शहर को फतह करके इसकी ईंट से ईंट बजा के रख दी। बहरहाल शहाबुद्दीन गौरी इस असनी के किले से जयचंद को भगाने के बाद उसके मरकजी शहर कनूज की तरफ बढ़ा। जयचंद न जाने कहां रूपोश हो गया था, लिहाजा कनूज में सुल्तान शहाबुद्दीन के सामने कोई लश्कर न आया, न किसी ने मुजाहमत की। लिहाजा कनूज तक का सारा इलाका सुल्तान शहाबुद्दीन फतह करता चला गया और उसके बाद सुल्तान ने दरियाए गंगा के किनारे किनारे जुनूब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उन दिनों भीमराज एक खासे बड़े लश्कर के साथ दरियाए जमुना के करीब ही के इलाकों में क़याम किए हुए था, जहां से निकलकर वो चंदवाड़ के मैदान जंग की तरफ गया था। इसके अपने लश्करी उसके साथ थे। इसके अलावा जयचंद के वो लश्करी जो शिकस्त उठाकर अपनी जानें बचाने में कामयाब हो गए थे, वो भी भीमराज के साथ जा मिले थे। इस तरह भीमराज के लश्कर की तादाद पहले की निस्बत ज्यादा हो गई थी। भीमराज को जब खबर हुई कि सुल्तान शहाबुद्दीन कनूज से बड़ी बरकरफ्तारी के साथ दरियाए गंगा के किनारे किनारे जुनूब मशरिक के रुख पर पेशकदमी कर रहा है, तब वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। वो ये समझा कि शायद मुसलमानों का सुल्तान उसके खिलाफ कोई जंगी चाल चल रहा है। गंगा के किनारे आते आते कहीं वो एकदम दाएं हाथ पलटकर दरियाए जमुना का रुख न करे और दरियाए जमुना को फौरन उबूर करके उस पर हमलावर न हो जाए। लिहाजा जिन इलाकों में उसने क़याम किया हुआ था वहां से वो निकला और मजीद जुनूब की तरफ दरियाए नर्मदा की तरफ चला गया। दूसरी तरफ सुल्तान ने भीमराज को तो कोई अहमियत न दी। अपने लश्कर के साथ दरियाए गंगा के किनारे आगे बढ़ते हुए सुल्तान ने अब हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शहर बनारस का रुख किया। जहां तक बनारस शहर का ताल्लुक है तो ये एक इंतहाई कदीम और मंदिरों का शहर कहलाता था। कहते हैं कभी ये शहर राजा काशी की सल्तनत का दारुल हुकूमत हुआ करता था। दरियाए गंगा के बाएं किनारे ये शहर दिल्ली से लगभग 578 मील जुनूब मशरिक में वाक़ है। इस शहर से मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि ये शहर कोई 4000 साल पुरानी तारीख का हामिल है। 2000 क़ब्ल मसीह में आर्या यहाँ आकर आबाद हो गए और ये शहर उनका मजहबी और सियासी मरकज बन गया। बुद्ध मत के ज़हूर से पहले ये शहर मलमल, रेशम, इत्रियात और हाथी दांत के काम के लिए बड़ा मशहूर था। 296 क़ब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शहर को अपनी हुकूमत में शामिल किया। इसके बाद 232 क़ब्ल मसीह में राजा अशोक के अहद में ये शहर बुद्ध मत का मरकजी शहर बन गया। पहली सदी ईस्वी में काबुल के हुक्मरान कंशक ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था और अगले 1000 बरस तक ये शहर बुद्ध मत और हिंदू मत का अहम शहर करार पाया जाता रहा। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी भी इन इलाकों पर हमलावर हुआ था, लेकिन उसके बाद ये शहर फिर राजाओं के कब्जे में चला गया था। यहाँ तक कि शहाबुद्दीन गौरी को इस शहर पर हमलावर होने की जरूरत पेश आई और उसने जयचंद को शिकस्त देकर इस शहर का रुख किया था। कहते हैं अकबर के अहद में यहाँ दोबारा हिंदू तहजीब का एहया हुआ, लेकिन मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद ये शहर अपनी अहमियत खो बैठा। मुगलों के ही दौर में यहाँ मशहूर फलसफी और शायर रामानंद, भगत कबीर और तुलसीदास जैसे लोग पैदा हुए। इसी दौर में मुसलमान जलाहों ने यहाँ नफीस तरीन मलमल बनाने के फन को उरूज बख्शा। मुगलिया दौर के जवाल के साथ ही बनारस में हिंदू राज का आगाज हो गया, जिसकी वजह से ये एक नीम मुख्तार हुकूमत का हामिल बन गया। इसके बाद इस पर राजा बलवंत सिंह की हुकूमत कायम हो गई और उसके दौर में बनारस को एक आज़ाद रियासत की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया। इस अहद में बनारस शहर के अंदर मरहट्टों, बुद्धों, दीपालियों और हिंदुओं ने काफी तामीरात का काम सरअंजाम दिया।
بہرحال سلطان شہاب الدین غوری بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دریائے گنگا کے کنارے کنارے بنارس شہر کی طرف بڑھا تھا۔ راجہ جے چند کو وہ پہلے ہی اپنے سامنے مغلوب کر چکا تھا اور اس کی سلطنت کے اکثر علاقوں پر وہ قابض بھی ہو چکا تھا، لہٰذا بنارس میں اس وقت کوئی اتنا بڑا لشکر نہ تھا جو سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرتا۔ لہٰذا بنارس میں سلطان فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے اس شہر میں لگ بھگ 1000 مندروں کو مسمار کرنے کے بعد شہر کے اندر کافی جگہ بنائی اور وہاں اس نے لوگوں کے رہنے کے لیے عمدہ مکانات تعمیر کروائے۔ بنارس شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیا۔ ایک روز سلطان شہاب الدین بنارس شہر میں ہی اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ غزنی کی طرف سے اس کے پاس کچھ قاصد آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے سلطان شہاب الدین کسی قدر فکر مند ہو گیا تھا اور سارے سالار بھی ایک جستجو کے عالم میں کبھی سلطان اور کبھی آنے والے ان مخبروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر سلطان نے ان مخبروں کو مخاطب کیا، میرے عزیزو، لگتا ہے مغرب سے تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے۔ آنے والے ان مخبروں میں سے ایک سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اس کے بعد مخبر نے سلطان کو طوس اور سرخش شہروں کے حالات خراب ہونے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر سلطان شہاب الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان دونوں شہروں کے لوگ ابھی تک صحیح طرح سے اطاعت گزار نہیں ہوئے۔ بہرحال پریشانی اور فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی سلطان نے آنے والے مخبروں کو مخاطب کیا، تم آج کی رات یہاں قیام کرو، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، کل میں تمہارے ساتھ یہاں سے کوچ کروں گا اور تم میرے ساتھ روانہ ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے چھوٹے سالار کو حکم دیا اور سلطان کے کہنے پر وہ سالار ان مخبروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد سلطان نے بڑے غور سے باری باری قطب الدین ایبک، ایبا، حسین خرمیل اور اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مخبروں نے جو اطلاع دی ہے تم اسے سن چکے ہو، میں یہاں قیام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کل میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ قطب الدین، حسب سابق حسین خرمیل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جہاں تک ایبا کا تعلق ہے تو میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنے پاس رکھنا پسند کرو گے۔ سلطان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بڑی ممنونیت اور شکر گزاری میں دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے کہا، سلطان محترم، جب تک ہندوستان کے پورے حالات ہماری گرفت میں نہ ہو جائیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ایبا کو میرے پاس رہنے دیں۔ اس کے مشورے اور اس کی کارکردگی میرے لیے یقیناً ہر وقت سود مند رہتی ہے۔ سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، قطب الدین میرے بیٹے، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کے حالات جب ٹھیک ہو گئے تب بھی میں چاہوں گا کہ ایبا تمہارے ساتھ ہی رہے، دونوں مل کر یہاں کے حالات پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد قطب الدین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، قطب الدین، جیسا کہ اس سے پہلے تم اور ایبا دونوں مجھے یہ اشارہ دے چکے ہو کہ تم نہر والا پر حملہ آور ہو کر اپنی پہلی پسپائی کا ان سے انتقام لوگے، میں کل صبح سویرے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ نہر والا سے متعلق میں تم دونوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تم اپنے لشکر کے ساتھ نہر والا کی طرف کوچ کرو اور نہر والا کے راجہ بھیم رائے سے ٹکرانے کا ارادہ رکھو، تب تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ نہر والا کا رخ نہ کرنا، ایک لشکر دہلی میں بھی رکھنا۔ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی بھولا بھٹکا شکست خوردہ لشکر اچانک نمودار ہو کر تمہارے فتح کیے ہوئے علاقوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں ان علاقوں کو تم سے کوئی واپس نہیں لے گا، لیکن حالات ضرور خراب کیے جا سکتے ہیں اور میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا۔ میری دوسری نصیحت تم دونوں کے لیے یہ ہے کہ میرے بعد اس بھیم راج پر نگاہ رکھنا۔ قنوج کا سابق راجہ جے چند تو غائب ہو چکا ہے، وہ مجھے امید ہے تمہارے لیے آئندہ کسی خطرے کا باعث نہیں بنے گا، لیکن بھیم راج میں ابھی دم خم ہے اور وہ ایک لشکر لے کر دریائے نرمدا کی طرف ہٹ چکا ہے۔ ایسا اس نے اس لیے کیا ہے کہ جب ہم قنوج سے بنارس کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو اسے شک ہو گیا کہ شاید ہم اس پر حملہ آور ہوں، لہٰذا اپنے تحفظ کے لیے وہ جنوب کی طرف ہٹ گیا ہے، لیکن وہ وہاں مستقل قیام نہیں کرے گا، ان علاقوں کی طرف آئے گا اور وہ علاقے جو ہم نے گزشتہ دنوں فتح کیے ہیں میرے خیال میں انہیں واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، کچھ سوچا، پھر باری باری قطب الدین ایبک اور ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، اس وقت میرے خیال کے مطابق ہندوستان میں 4 قوتیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں یا مستقبل بعید میں ہمارے لیے خطرہ نہیں تو دشواری کا باعث ضرور بن سکتی ہیں۔ پہلا بھیم راج ہے جس کے پاس اس وقت بھی کافی بڑا لشکر ہے، میرے خیال میں جنوب کی طرف جانے کے بعد وہ اپنے لشکر میں مزید اضافہ کر کے اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری قوت جو خطرے کا باعث بن سکتی ہے وہ نہر والا کا راجہ بھیم دیو ہے، اس کے پاس بھی عسکری طاقت بڑی مضبوط اور مستحکم ہے اور وہ بھی ہمارے مقابلے پر نکل سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے خطرناک طاقت ان علاقوں کے راجپوت ہیں،
याद रखना राजपूत इन दिनों हमारे हाथों पै दर पै शिकस्तें खाने के बाद इधर उधर भागे हुए हैं, और जहां तक मैं उनकी जहनीत को समझ चुका हूं, ये किसी न किसी वक्त मुत्तहिद होकर हमारे खिलाफ जंग करने के लिए कमरबस्ता जरूर हो जाएंगे। और चौथी कुव्वत दरिया जहलम के उस पार से लेकर स्वालक के इलाकों तक फैले हुए खक्कर हैं। तुम लोग जानते हो ये इंतहाई सरकश और लामजहब किस्म की कौम है। इन्हें अगर किसी ने बहकाया और पटकाया तो ये भी हमारे खिलाफ मुत्तहिद होकर हमसे टकरा सकते हैं और ये एक कुव्वत बनकर हमारा सामना कर सकते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में रहते हुए तुम लोगों को इन 4 कुव्वतों पर गहरी निगाह रखनी होगी। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन दम लेने के लिए रुका, कुछ सोचा और इसके बाद वो दोबारा कह रहा था, मेरे अजीजों, कल फजर की नमाज के बाद मैं यहाँ से अपने उस लश्कर के साथ कूच कर जाऊंगा जिसे मैं गजनी से अपने साथ लेकर आया था। मेरे बाद तुम चंद रोज मजीद बनारस में क़याम करके यहाँ के नज़्म नसक को दुरुस्त करना, शहरियों के अहवाल की दुरुस्तगी का भी ख्याल रखना। इसके बाद दिल्ली जाना, वहाँ क़याम के दौरान पहले की तरह अपने लश्कर में इजाफा करना और लश्कर में जो नए लश्करी शामिल करोगे पहले ही की तरह उनकी तंजीम और उनकी तरबियत का बेहतरीन काम सरंजाम देना। सुल्तान फिर रुका और इस बार वो ऐबा की तरफ देखते हुए कह रहा था, ऐबा मेरे बेटे, चंदवाड़ के मैदानों में मैं तुम्हारी कारगुजारी से बेहद खुश हुआ। तुमने जिस तरह अपने तीरंदाजों को तरबियत दी है, मैं समझता हूँ तुमने उन्हें दुश्मन के मुकाबले के लिए बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर बनाकर रख दिया है। तुम्हारे इन तीरंदाजों ने जिस महारत से जे चंद के हाथियों की आंखों पर तीरंदाजी की, इसके बाद जिस तरह महावतों का खात्मा किया, महावतों के पीछे बैठे हुए तीरंदाजों को निशाना बनाया, ये सारी कार्रवाई उनकी बेहतरीन तरबियत और तंजीम की अक्कासी करती है। मैं तुम्हारे इस फेल से भी बड़ा खुश हुआ था कि तुमने अपने तीरंदाजों को दुश्मन की सफ़ों की 3 बाड़े मारने का हुक्म दिया, लेकिन जंग के दौरान जब तुमने देखा कि अगले हाथियों के महावत जिंदा हैं तो तुमने चौथी बाड़ मारने का भी हुक्म दिया था। इस तरह तुमने मुकम्मल तौर पर दुश्मन के हाथियों को अपने लिए बेखतर और मफलूज बनाकर रख दिया था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फिर थोड़ी देर के लिए रुका, इसके बाद दुख भरे अंदाज में ऐबा की तरफ देखते हुए वो कह रहा था, ऐबा तुम जानते हो तुम्हारी हैसियत हमेशा मेरे यहाँ एक बेटे की सी रही है। जब मैं अपने सालानों पर निगाह दौड़ाता हूँ तो सबके अहले खाना हैं और वो अपने अहले खाना के साथ बहुत खुश खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। सिर्फ तुम एक ऐसे हो जिसके लिए। सुल्तान यहीं तक कहने पाया था कि ऐबा बीच में बोल पड़ा, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, शादी तो एक बार मैंने कर ली थी। सुल्तान मोहतरम, वो लड़की भी अच्छी थी, वफादार थी, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी, हुस्ने सीरत रखती थी, खूबसूरती में भी कमाल थी, लेकिन मेरे मुकद्दर में मेरा और उसका साथ कोई तवील नहीं था। हम दोनों में मुफारकत हो गई। अब जिंदगी के मोड़ पर कोई अच्छा साथी मिला तो अपनी जीस्त का हमराज बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। ऐबा जब खामोश हुआ तो उसकी तरफ घूरने के अंदाज में देखते हुए सुल्तान कहने लगा, नहरवाला की राजकुमारी कुमार देवी से मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तल्ख सी मुस्कुराहट ऐबा के चेहरे पर नमूदार हुई, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, उससे मुताल्लिक मुझे तफसील के साथ खबरें मिलती रही हैं। पहली बात यह कि वो मुझसे इंतहा दर्जे की नफरत करती है। दूसरी बात यह कि उसने अपने राज मंदिर में जाकर ये सौगंध खा रखी है कि इस वक्त तक शादी नहीं करेगी जब तक मुझे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर लेगी। सुल्तान मोहतरम, इन हालात में मैं उस राजकुमारी से मुताल्लिक क्या सोच सकता हूँ? मैं जिंदगी में कभी भी उस पर हमलावर होने में पहल नहीं करूंगा। अगर उसने कभी मुझ पर हमलावर होने की कोशिश की तो सिर्फ अपना दिफा करूंगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सिर्फ उसे सबक दूंगा कि किसी पर नाहक हमलावर होने के क्या नताइज निकलते हैं। यहाँ तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐबा रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा सुल्तान की तरफ देखते हुए कह रहा था, इसके अलावा मेरी और उसकी ज़ात, मेरे और उसके ख्यालात, मेरे और उसके धर्म, मेरे और उसके रहन सहन के रुझानात में बहुत बड़ा तफावत है। सुल्तान मोहतरम, वो अपने धर्म पर सख्ती से कायम रहने वाली है। मैं अपने दीन पर जान कुर्बान कर देने वाला शख्स हूँ। वो जिंदगी अपने ढंग, अपने ढब के मुताबिक बसर करने वाली है। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज और अपनी राजकुमारी होने पर भी एक तरह का घमंड है। जहाँ तक मैं उसका मुताला कर सका हूँ वो खुद तौसीफी के मरज में मुब्तला है। सुल्तान मोहतरम, ऐसी लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती। फिर जब वो मुझसे नफरत करती है तो इस मौजू पर इससे मुताल्लिक सोचना भी मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी थोड़ी देर तक खामोश रहा, शायद वो ऐबा से मुताल्लिक ही सोच रहा था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐबक मेरे बेटे, मैं देखता हूँ कि ऐबा ने इन दिनों अपनी रिहाइश मुस्तकर में रखी हुई है, लेकिन इसकी रिहाइश वहाँ मुस्तकिल नहीं होगी। बनारस से दिल्ली वापस जाने के बाद इसकी मुस्तकिल रिहाइश के लिए कोई अच्छी और उम्दा किस्म की हवेली मुख्तस कर देना। मेरी इसके लिए दुआ है कि इसे जिंदगी का कोई अच्छा साथी मिल जाए जिसके साथ ये अपने आने वाले दौर को इंतहाई सुकून और तमानियत के साथ गुजारे। सुल्तान ने इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा से तवज्जो हटाकर बड़े गौर से हुसैन खरमैल की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, खरमैल, यहाँ से उठने के बाद इस लश्कर को बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहने का हुक्म देना जिसे मैं और तुम गजनी से लेकर आए थे।
मैं कल फजर की नमाज के फौरन बाद यहाँ से कूच करना चाहूँगा। मैं तूस और सरखस के हालात ज़्यादा ख़राब नहीं देखना चाहता। यहाँ से कूच करने के बाद दोनों शहरों का रुख करूँगा और वहाँ के हालात अपने ढंग पर दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। सारे सालार भी खड़े हो गए और सुल्तान के साथ हो लिए। सुल्तान ने वो रात बनारस में ही गुजारी। अगले रोज वो हुसैन खरमैल उसके लश्कर के साथ, जिसे वो गजनी से अपने साथ लेकर आए थे, बनारस से कूच करने के बाद बड़ी तेजी और बरख रफ्तारी के साथ वापसी का रुख कर रहे थे। नहरवाला के राजमहल में एक रोज राजकुमारी कुमार देवी की माता राजकमल उसके कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। जो कमरा कभी राजकुमारी कुमार देवी की खाबगा के तौर पर इस्तेमाल होता था, वो उसी मसहरी पर बैठी थी जो मसहरी कभी कुमार देवी के इस्तेमाल में रहती थी। गर्दन उसकी झुकी हुई थी, ज़ारो कतार रो रही थी। कमरे में उसकी हिचकियां और सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी कि इतने में राजमहल के उस कमरे में उसका बेटा रामदेव दाखिल हुआ। अपनी माता राजकमल को यूं रोते देखकर रामदेव लम्हे भर के लिए उस कमरे के दरवाजे पर ठिठक कर खड़ा हो गया था। कुछ देर तक अजीब सी बेबसी और लाचारगी में अपनी माँ की तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके कदमों की चाप पाकर राजकमल ने फौरन अपने आप को संभालते हुए अपनी आंखें साफ करना शुरू कर दी। रामदेव चुपचाप आगे बढ़ा, राजकमल के करीब बैठ गया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, माता, मैं जानता हूँ आप कुमार देवी के लिए रो रही हैं, लेकिन ऐसा आप कब तक करती रहेंगी? आप जानती हैं उसे तलाश करने में हमने कोई कमी नहीं रहने दी। अपने मुखबिर भी चारों तरफ फैलाए, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, कुछ सोचा, फिर अपनी माता राजकमल को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, माता, आप लोगों ने पहले ऐबा पर शक किया था कि ऐबा मेरी बहन को उठाकर ले गया होगा। मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी कि ये काम ऐबा का नहीं है, बल्कि आपने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐबा कुमार देवी को उठाकर ले गया है, तो अच्छा ही होगा, वो उसका ख्याल रखेगा, उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन मैं और पिताजी ने कुमार देवी के लिए जो मुखबिर रवाना किए थे, उनके मुताबिक कुमार देवी को उठाए जाने में उनका कोई हाथ नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जिस वक्त तराइन के मैदानों में मुसलमानों के सुल्तान के साथ हमारी दूसरी जंग हुई थी, उस वक्त जो इत्तला हमारे मुखबिरों ने दी थी वो कुछ इस तरह थी कि ऐबा ने शादी कर ली थी। उसकी बीवी एक लामजहब कौम खखरों से थी। उस जंग के दौरान उसकी बीवी को उसके कबीले वालों ने मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल होकर हलाक भी कर दिया था। बाद में ये खबर पाकर जिन लोगों ने ऐबा की बीवी को हलाक किया था, उनसे ऐबा ने खूब इंतकाम भी लिया और उन सब का खात्मा कर दिया। माता, मैं जानता हूँ कुमार देवी की निगाहों में ऐबा गिर चुका था, लेकिन वो ऐसा गया गुजरा नहीं था जैसा कि कुमार देवी ने उसे समझा था। अगर वो यहाँ रहता तो मेरा एक बेहतरीन दोस्त और बाजू साबित होता, लेकिन कुमार देवी ने अपनी हिमाकत की वजह से उसे गंवा दिया। माता, मैं ये भी कहता हूँ, अगर ऐबा चला ना गया होता और कुमार देवी के ही पास रहता तो जिन्होंने कुमार देवी को उठाकर हमसे जुदा किया है, वो उसे उठाकर ले जाने की जरूरत न करते। अगर वो किसी तरह कुमार देवी को ले भी जाते तो ऐबा किसी न किसी तरह उसे तलाश कर चुका होता। यहाँ तक कहने के बाद रामदेव रुका, एक लंबा सांस लिया, फिर कहने लगा, माता, ये बात तो तयशुदा है कि मेरी बहन को उठाने वाले मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। अब हमारे मुखबिरों ने अपने सारे इलाकों को खंगाल दिया है, कुमार देवी का कोई निशान नहीं मिला। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अगवा करने वाले हिंदू कुमार देवी को दूर के इलाकों में ले गए होंगे। हमारी बदकिस्मती है कि मुसलमानों के अलावा हम उन्हें तलाश नहीं कर सकते। रामदेव रुका, फिर पहले से भी ज्यादा दुख भरे अंदाज में वो कह रहा था, माता, इस तरह तो आप रो रो कर अपनी बीनाई को खराब कर लेंगी। आप क्या समझती हैं, और पिताजी को कुमार देवी के इस तरह खो जाने का कोई गम नहीं है। हम पहले कुमार देवी के खो जाने से एक तरह के अजाब में मुब्तला हैं, अब हालात की बदकिस्मती के एक और अजाब हम पर मंडलाने लगा है। रामदेव के इन अल्फाज पर राजकमल ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया। अपना चेहरा उसने साफ किया, फिर किसी कदर तजस्सुस भरे अंदाज में उसे मुखातिब किया, बेटे, तुम किसकी गुफ्तगू कर रहे हो? हमारे लिए तो कुमार देवी का खो जाना ही सबसे बड़ा अजाब है, तुम किस दूसरे अजाब की बात कर रहे हो? रामदेव ने दुख भरे अंदाज में कहना शुरू किया, दूसरा अजाब किस नौइयत का है माता, ये तो पिताजी ही आपको बताएंगे। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? किसी कदर बेचैनी का इजहार करते हुए राजकमल ने पूछ लिया। रामदेव ने गौर से माँ की तरफ देखा, फिर कहने लगा, हमारे कुछ मुखबिर इंतहाई अहम खबरें लेकर आए हैं। मैं भी पिताजी के साथ ही था, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर तक आ जाते हैं, पर उनके आने तक तो मुझे तफसील तो बताओ कि हमारे मुखबिर क्या खबरें लेकर आए हैं। रामदेव ने नफी में गर्दन हिलाई, नहीं माता, ये तफसील तो पिताजी ही बताएंगे, इसलिए कि मैं जब कभी इस मौजू पर गुफ्तगू करता था, पिताजी ही नहीं, मेरी बहन कुमार देवी भी मुझसे नाराज हो जाया करती थी, आप भी खफगी का इजहार करती थी। अब यहाँ तक कहते कहते रामदेव को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि ऐन उसी लम्हे राजा भीमदेव कमरे में दाखिल हुआ। आगे बढ़कर वो राजकमल के सामने बैठ गया। थोड़ी देर तक बड़े गौर से सामने देखता रहा, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा,
راج کمل تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم روتی رہی ہو، اور میرے آنے تک رام دیو شاید تمہیں تسلی اور تشفی دیتا رہا ہے۔ دیکھو اس طرح اکیلی بیٹھ کر رو گی تو اپنی صحت خراب کر بیٹھو گی۔ تم ایشور سے دعا کرو کہ کمار دیوی کا کہیں سراغ، کہیں کھوج مل جائے، پھر میں اسے نکال لاؤں گا۔